नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संस्कृत में विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, विसर्ग संधि क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विसर्ग क्या होता है। आपने ये जरूर देखा होगा, अह कहते हैं इसको। इसका उच्चारण होता है ऐसे कुछ, अ आधा ह, अह। ठीक है। अब ये किसी भी व्यंजन के आगे ऐसे लगता है तो इसको कह ऐसे करके कहा जाता है, कह। च के आगे ऐसे लगा देंगे तो इसको कहा जाएगा चह। ठीक है। तो ये जो उच्चारण होता है अह करके, यही विसर्ग वाले वर्ण कहे जाते हैं। जब ये विसर्ग वाले वर्ण, ठीक है, यानी कह चह छह जो भी हो, जब ये विसर्ग वाले वर्ण किसी व्यंजन के साथ, चाहे वो हलंत हो अजंत हो, हलंत और अजंत आप जानते हैं। हलंत का मतलब ऐसा वाला, और अजंत का मतलब होता है क प्लस अ, क, ये पूरा क, ये होता है अजंत। ठीक है। तो ये जो विसर्ग वाले वर्ण होते हैं, जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है। तो पहले तो विसर्ग का मतलब आपको समझ में आ गया कि विसर्ग क्या होता है। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के वर्गों की। ठीक है, व्यंजन के वर्ग। ठीक है। अंग्रेजी में आप इसको कह सकते हैं क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट कहते हैं व्यंजन को अंग्रेजी में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। तो व्यंजन के वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन के वर्ग कुछ इस तरीके से होते हैं। क, क वर्ग, च, च वर्ग, फिर उसके बाद आता है ट, फिर आता है त वर्ग, फिर उसके बाद आता है प वर्ग। ठीक है। तो ये जो क ख ग घ जो आप कहते हो, फिर च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ म, ये जो चीजें होती है ना, जो आपके प फ ब भ म य र ल व स, तो ये पूरा का पूरा जो लाइन बनती है, प के साथ जो पूरी लाइन बनती है, क के साथ जो पूरे वर्णों की लाइन बनती है कॉन्सोनेंट्स की, उन सारे वर्णों के ग्रुप को वर्ग कहा जाता है, व्यंजन का वर्ग। जैसे क वर्ग, अगर कोई कहे कि क वर्ग, अगर कोई कहे कि मैं क वर्ग की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है क की, वो बात कर रहा है ख की, वो बात कर रहा है ग की, वो बात कर रहा है घ की, वो बात कर रहा है य की। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि च वर्ग की बात की जाए, तो वो बात कर रहा है च छ ज झ व। फिर अगर ट वर्ग की बात की जाए तो वो ट ठ ड ढ ड़। त वर्ग की बात की जाए तो त थ द ध न। प वर्ग की बात की जाए तो प फ ब भ म। ठीक है। ये इनको वर्ग के नाम से जाना जाता है, क वर्ग च वर्ग। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्ग हैं क्या। ठीक है। अब एक बार इसको हम ना ठीक से लिखते हैं, कुछ और डेफिनेशंस भी हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है। तो क वर्ग को मैंने लिख दिया है, अब हम च वर्ग को लिखते हैं। च छ ज झ और व। ठीक है। फिर आता है ट ठ ड ढ और ण। ठीक है। फिर आता है त थ द ध और न। इसके बाद आता है प फ ब भ और म। ठीक है। अगर आप इसमें नीचे हलंत लगा देंगे तो हलंत हो जाएंगे। अभी हमने ये अजंत के रूप में लिखा है। ठीक है। अजंत के रूप में ही आप इनको समझ लीजिए अभी। अब जो शुरू के दो अक्षर है ना, उनको आप सिलेक्ट करते जाइए। हर वर्ग के शुरू के दो अक्षर आप सिलेक्ट करते जाइए। ठीक है। ये विसर्ग संधि के नियम में ये काम आएंगे। ठीक है। तो ये जो दो वर्ग, जो हर वर्ग में जो शुरू के दो अक्षर हैं, आप इनको अपने अलग अलग ग्रुप्स में बांट लीजिए। क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये जो बांट लिए हैं आपने, इनको अभी आप किनारे रखिए। ठीक है। इसके बाद ये जो तीन है, ये जो तीन है, ये बाकी के तीन है, ये बाकी के तीन है, प वर्ग में बाकी के तीन है, यानी हर वर्ग में बाकी के जो तीन अक्षर होते हैं, उन सभी तीन अक्षरों को क्या कहा जाता है? हर वर्ग में जो बाकी के तीन अक्षर होते हैं, उनको एक नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है घोष व्यंजन। ये सब व्यंजन ही तो हैं, लेकिन इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। जो तीन है, बाद के जो तीन व्यंजन है, इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, विशेष नाम दिया जाता है। उसी विशेष नाम को हम क्या कहते हैं? घोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो आपको घोष व्यंजन समझ में आ गए। ये जो बाद के तीन है, ये घोष व्यंजन है। ठीक है। शुरू के जो दो हैं वो अलग रखिए। ठीक। घोष व्यंजन की परिभाषा आपको समझ में आ गई, विसर्ग का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके अलावा
आपको जो वर्ग बनाने हैं किस तरीके से बनाने हैं विसर्ग संधि को समझने के लिए, वो आपकी समझ में आ गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पहले रूल को देखते हैं। आज हम एक दो रूल देखते हैं, फिर उसके बाद बाकी के रूल्स विसर्ग संधि के लिए देखेंगे। ठीक है, ये घोष व्यंजन है। किनारे वालों को देखिए, किनारे वालों में विसर्ग संधि का जो पहला नियम है, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे। और आप एक काम करिएगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़िए। ऐसा नहीं है कि अगर आज आप संधि पढ़ रहे हैं तो जो पीछे आपने शब्द रूप और धातु रूप पढ़े हैं उसका कोई अभ्यास नहीं करेंगे, आप उसका अभ्यास करेंगे। मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे वीडियोस आगे आते हैं उनमें अभ्यास के तौर पे कोई ना कोई चीज मैं आपको बताता जाऊं। जैसे आज मैं जो आपके शब्द रूप होते हैं, शब्द रूप में जो विभक्तियां होती हैं, जो आपके कारक होते हैं, उन कारकों को एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे कि कौन सा कारक कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो अगर आप सिर्फ इसको देखते भी जा रहे हैं हमारे वीडियो को, तो भी आपको चीजें समझ में आती रहेंगी, आपके नॉलेज में बनी रहेंगी। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ मेरी वीडियो देख करके चीजों को पकड़ में नहीं ला पाएंगे, आप चीजों में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। परफेक्शन केवल एक चीज से आती है और उसको कहते हैं प्रैक्टिस। आपको वो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो अब जैसे आज ये आपने व्यंजन के ये जो विसर्ग संधि है इसके बारे में आपने कुछ एक्सरसाइज कर ली, साथ में आपने शब्द रूप कुछ एक्सरसाइज कर लिए, उससे रिलेटेड आपने कुछ सेंटेंसेस बनाए और उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके देखा संस्कृत में। उसके अलावा आपने धातु रूप में, आपने विधिलिंग लकार में, लंग लकार में, ठीक है, जो भी लकार आपने पढ़े हैं, ठीक है, उन सब के लकारों में से कोई ना कोई एक लकार उठा लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली। तो ऐसे करके आप 8-10 सेंटेंसेस रोज, जो कि आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेने वाले, मैं कह रहा हूं कि आपको दिमाग पे जोर देने की जरूरत ही नहीं है, आप अभ्यास कीजिए। दिमाग पे जोर देने वाली कोई चीज ऐसी हो जो कि याद करनी पड़े दिमाग पे जोर दे करके, तो वो सनातन नहीं है। कहीं पर भी आपको ये काम करना ही नहीं है कि आपको कहीं दिमाग पर जोर दे करके याद करके चीजों को याद करना पड़े। वो तरीका ही नहीं है। जहां पर आप ये कर रहे हैं वहीं पर आप गलती कर रहे हैं। आप देख कर ही सही, आप रिवाइज जरूर करिए, देख कर ही सही अभ्यास जरूर करिए। एक दिन देखकर अभ्यास करते करते कब आपको वो चीजें याद हो जाएंगी, कब आपको वो चीजें अपने आप से दोबारा दिमाग में लाने के लिए कोई जोर नहीं देना पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभ्यास का यही गुण है। प्रकृति में अभ्यास ही वो चीज है जो आपको चीजों को आपके नॉलेज में डालती है, आपके इंफॉर्मेशन सेंटर जो आपका दिमाग होता है वहां पर ये फिट करती है, वहां ये डालती है, सबकॉन्शियस माइंड में फीड करती है, आपके कॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग करती है। ये सारी चीजें केवल और केवल अभ्यास से ही संभव है। इसके अलावा कोई जादू इस दुनिया में नहीं है, ना होता है। ठीक है, केवल और केवल अभ्यास। तो आइए सबसे पहले ये जो वर्ग हमने बनाए थे, हर वर्ग में जो शुरुआत के 2 अक्षर लिए थे, इन अक्षरों में से पहला जो वर्ग है इसको आप काट दो, यानी कि जो क ख वाला है, और ये जो आखिरी वर्ग है इसको आप काट दो, यानी कि प फ वाला है। ठीक है, तो ये दो वर्ग जब आप काट देते हो तो बीच के जो वर्ग बचते हैं, ठीक है, इन 3 वर्गों में ये जो दो दो अक्षर बचते हैं इनको लेकर के पहला नियम आज हम विसर्ग संधि का पढ़ेंगे। ठीक है, तो विसर्ग संधि का पहला नियम जब आप पढ़ेंगे तो आप जरा देखिए कि पहले नियम में अगर अह, यानी कि ये जो विसर्ग आता है प्लस, अगर कोई भी वर्ण आए किसका, च वर्ग का, च और छ के, च और छ आए, ठीक है, या फिर ट और ठ आए, ठीक है, या फिर आपका त और थ आए, ठीक है, तो ये कहां पे ये जो विसर्ग है ना ये कन्वर्ट होता है। आपके ये वर्ड कन्वर्ट नहीं होते, ये सॉरी ये वर्ण कन्वर्ट नहीं होते, आपका ये विसर्ग कन्वर्ट होता है। ये विसर्ग किस में चला जाएगा, अगर अह के बाद च आए तो ये किस में चला जाएगा, श में। ठीक है, यानी आधा श, आधा सा ऐसे लिखा जाता है। और आधा श आप हलंत लगा करके, यानी पूरा उच्चारण जहां ना हो वहां पे आधा श है। तो ये जो चीज है, ये जो आह की मात्रा, ये जो आह है या जो विसर्ग है, ये श में कन्वर्ट हो जाता है, यानी छोटे श में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ट का केस हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट के केस में ये कन्वर्ट होता है षटकोण वाले श में। ठीक है, या फिर आधा श, आधा श ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है, या फिर ऐसे लिख लीजिए। अगर त और थ में से कोई भी आए तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधे स में, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है, आधे स को। ठीक है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, सिंपल सी चीज याद रखिए, आपको श श श ये ऐसे याद रखना है, श श और श,
ये तीन चीजें याद रखनी है और ये तीनों इससे मैप करने हैं, च छ वाले से, ट ठ से, त थ से। केवल यही दो आपको ध्यान में रखने हैं इन तीनों वर्गों के, और क ख वाले को और प फ वाले को भूल जाना है। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना। तो ऐसे करके जब आप याद रखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि च वाले केस में ये आधे श में कन्वर्ट होगा, ट के केस में ये आधे श में कन्वर्ट होगा। ये षटकोण वाला जो श होता है, षटकोण कैसे लिखते हैं? बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि षटकोण कहते किसको हैं। षटकोण यानी जिसके 6 एंगल्स हों। हिंदी जो है ना, असल में हिंदी की इज्जत हम करते नहीं है। अंग्रेजी इस कदर हमारे दिमाग पे हावी है और हमें इतना अहंकार है कि हमें अंग्रेजी आती है कि हम इस पे ध्यान नहीं देते कि हमारी हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा कोई अपने ऊपर झूठे गर्व या झूठे मान की बात नहीं होती। लोगों को ऐसा लगता है ये झूठा मान सम्मान है, अपने आप जो है ना, अपने आप को ऊंचा दिखाने की या अपने आप को श्रेष्ठ समझने की एक जो अहंकार का भाव है, ये वो है नहीं। अपनी संस्कृति और अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति कह लीजिए, संस्कार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो हमारी संस्कृति है ना, वो हमारे भाव में, हमारे मन में रची बसी होती है। आप एक बात याद रखिए, हम वहीं जन्म लेते हैं जिस जगह जन्म लेने के लायक हम होते हैं। उसके बाद जो कुछ हम करते हैं ना, जो हमारी कलाकारी होती है, जो अपनी तरफ से हम करते हैं, और उस कलाकारी में अगर हम अपनी नैसर्गिक जो प्रतिभा है या नैसर्गिक जो संस्कृति है उससे दूर जाते हैं। आपको डाला गया था इंडिया में जहां हिंदी बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, कुछ भी बोली जाती है, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। आपने वो छोड़ करके अपने आप को बदलने की कोशिश की, जो आपको नैसर्गिक रूप से मिला था उससे आपने दूर जाने की कोशिश की। आप तुरंत समस्या में आ जाते हैं। आप अंग्रेजों से बुलवा के दिखवाइए, ये हिंदी बोल नहीं पाते हैं। च ठीक से बुलवा के दिखवा दीजिए एक अंग्रेज से। क्यों? क्योंकि वो अपनी नैसर्गिक चीज को छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ ही नहीं पाते, और वो अपनी नैसर्गिक चीज को हमेशा अपने उसमें रखते हैं, पकड़ में रखते हैं। आप कहीं भी किसी दूसरे देश में जाइए, जो कनाडा चले जाइए, यूएस चले जाइए, वो जोर देते हैं इस बात पे कि अपने बच्चे से घर में आप अपनी ही लैंग्वेज में बोलिए। अगर आप हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो अपनी लैंग्वेज बोलिए। अगर आप किसी और देश से हैं, उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू ही बोलिए। मराठी हैं तो मराठी ही बोलिए। इस चीज पे वो जोर देते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है जो हमारे यहाँ विद्वानों ने कहा है, वो ज्ञान उन्होंने अपना लिया है और हमें अंग्रेज बनने में ज्यादा मजा आने लगा है। समस्या ये है। खैर, षटकोण का मतलब होता है जिसमें 6 एंगल्स हों, जिसमें 6 कोने हों। ये जो बेंजीन रिंग आप बनाते थे ना, यही 6 कोने, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 कोनों वाली कोई भी आकृति होती है उसी को षटकोण कहते हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि इसको अंग्रेजी में कहते क्या है। इसको कहते हैं हेक्सागन। ठीक है, अंग्रेजी में हेक्सागन कहते हैं षटकोण को। तो ये षटकोण वाला श है। षटकोण यानी हेक्सागन। अब आप इसको याद रखिएगा। ये स, ये नीचे वाला स, ये स तो आप जानते ही होंगे, ये श भी जानते होंगे। ठीक है, ये शरीफों वाला श है ऊपर वाला। ये श जो है, ये समानता, जिसकी बात आजकल काफी ज्यादा होती है, तो ये वो समानता वाला स है। ठीक है, ये सरौता वाला स है। सरौता आप जानते होंगे, ये जो एक इस तरह की आकृति वाली कोई चीज होती है, बीच में रख करके आप अखरोट तोड़ते हैं, या आप क्या कहते हैं उसको, सुपारी तोड़ते हैं। ये वो सरौता वो होता है। ठीक है, तो ये सरौते वाला सा है। तो आप इस नियम को याद रखिए। अह, और अगर ये च और छ आएगा तो श बन जाएगा आधा श। अगर ट और ठ आएगा तो आधा श ये वाला बन जाएगा, और अगर त और थ आएगा तो आधा स ये वाला बन जाएगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे निह, धन, चय। ठीक है, ये क्या बनेगा? निस, नी, और ये अह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आधे श में, निश्चय। ठीक है, उसके अलावा दूसरा देखते हैं, धनु प्लस टंकार। ठीक है, जितने भी संधियों में जहां पर भी जो वर्ण दो जोड़े जाते हैं, जो दो शब्द जोड़े जाते हैं, उन दो शब्दों का अलग अलग मतलब होता है। धनु का मतलब होता है धनुष, जो बो होता है उसको कहते हैं धनुष, धनु कहते हैं संस्कृत में। टंकार का मतलब, आप जब आप धनुष को छोड़ते हैं ना, जो उसकी रस्सी होती है, उस रस्सी को बिना तीर लगाए ही आप जब उसकी मजबूती चेक करते हैं और आप उसको पकड़ करके छोड़ते हैं तो वो टर से आवाज करता है, उसी को कहते हैं टंकार। ठीक है, तो धनु और टंकार, इसको क्या कहा जाता है मिला करके? धनुष टंकार।
ठीक है, ये धनु प्लस टंकार, ये धनुष टंकार हो गया। उसके बाद आता है आपका निह प्लस तेज। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, निह प्लस तेज, त वाला आया ना, तो ये निस्तेज हो जाएगा, आधा सा बन जाएगा। तो तीनों के एक एक एग्जाम्पल हमने देख लिए। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आपको किस पे मिलेंगे, गूगल पे जाइए, सर्च मारिए, आपको मिल जाएंगे। आप वहां जाकर के सर्च मार करके इनका खूब अभ्यास कीजिए। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप देखें, ज्यादा से ज्यादा समझें, तो आपको अपने आप चीजें पकड़ में आने लगेंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है विसर्ग संधि की, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। पहला नियम आज हमने पढ़ा विसर्ग संधि का, इसके अलावा दो तीन नियम और हैं, बहुत बेसिक बेसिक नियम है, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में विसर्ग संधि से रिलेटेड हम इतना ही पढ़ेंगे। आइए अब एक बार जो आपको शब्द रूप के बारे में मैंने कहा था कि एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे। शब्द रूप का जो नियम होता है, कारक का नियम होता है, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज करेंगे। उसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाया था, अगर आपको याद हो तो उस सेंटेंस को हमने बनाया था। वो सेंटेंस एक बार मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूं। राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को धनुष से, ठीक है, सीता के लिए, ठीक है, सीता के लिए रथ से उतार कर, ठीक है, रथ से उतार कर तीरों की बौछार कर, ठीक है, तीरों की बौछार कर, ठीक है, तीरों, यहां पे तीर मुख्य हैं, तीरों की बौछार कर जमीन पर या भूमि पर, जमीन पर गिराकर मार डाला। यही हमने पढ़ा था। ये हमने एक ट्रिक बनाई थी कि ताकि हम शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय द्वितीय विभक्ति, ठीक है, इनको हम याद रख सकें। ठीक है, जो प्रथमा विभक्ति होती है वो कौन होता है, जो कि खुद काम कर रहा होता है। जैसे राम जी हैं, वो खुद काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, राम है, यानी कर्ता राम है। ठीक है, रावण जो होता है जिसके ऊपर असर पड़ रहा है, आपने जो काम किया, कोई व्यक्ति, राम जी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उस काम का असर जिसके ऊपर पड़ेगा, उसके लिए क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी, दूसरे नंबर पे आ गया। किसी काम को करने के लिए किसी चीज का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिस चीज का आप इस्तेमाल करेंगे, अगर जैसे उसका नाम धनुष है, तो धनुष के लिए आप कौन सी विभक्ति इस्तेमाल करेंगे, तृतीया विभक्ति इस्तेमाल करेंगे, धनुषाय। जैसे होता है ना, रामाय धनुषाय। ठीक है, उसके अलावा जब हम किसी काम को किसी के लिए करते हैं, जैसे भगवान राम सीता जी के लिए रावण से युद्ध कर रहे हैं, तो सीता जी के लिए जब युद्ध कर रहे हैं, तो सीता जी के लिए जो विभक्ति आएगी वो चतुर्थी विभक्ति आएगी। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति, ये जितनी विभक्तियां, उनके अलग अलग कारक के नाम है। आप एक बार जा करके देखिएगा कि कौन से कारक का क्या नाम है। मैंने पहले कारक का नाम बता दिया है, कर्ता कारक, दूसरा वाला करण कारक होता है, तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होता है, ये सब आप देख करके खुद बताइए और कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर अपने लिए आप नोट करके रख लीजिए उसको एक रिवीजन की तरह। अब रथ से उतार कर, जहां पर किसी चीज को किसी दूसरी चीज से अलग किया जाए, वहां पर कौन सा कारक, वहां पे कौन सी विभक्ति होती है, वहां पे पंचमी विभक्ति होती है। ये तृतीया विभक्ति हो गई, ये चौथी विभक्ति हो गई। यहाँ पे रथ के लिए कौन सी विभक्ति हो जाएगी, पांचवी, क्योंकि रथ से अलग किया जा रहा है। किसी को जब किसी चीज से अलग किया जाए, जहां पे अलग होने की बात आए किसी चीज की किसी दूसरी चीज से, तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, जहां पर कोई विभक्ति का नियम ना लगे, किसी विभक्ति का नियम ना लगे, वहां पे कौन सी होती है, छठी विभक्ति होती है। तो तीरों की बौछार करने में यहां पर छठी विभक्ति होगी। उसके बाद जब हम आते हैं कि जमीन पर गिराकर मार डाला, तो जमीन पर गिराकर मार डालने का मतलब है कि आधार क्या बना, कर्म करने का आधार क्या बना, जिस जगह पे कर्म किया गया, जिस जगह को आधार बनाया गया कर्म करने का, वो जगह क्या बनी, वो जमीन बनी, धरती बनी। ठीक है, तो जमीन के लिए कौन सा आप इस्तेमाल करोगे, जो कारण बनता है किसी कर्म का। ठीक है, उसमें कौन सा कारक होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। और इस सप्तमी विभक्ति को ही हम क्या कहते हैं,
अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में होता है। तो आई होप कि आपको ये एक रिवीजन हो गया होगा शब्द रूप को लेकर के। आई होप कि आज आप शब्द रूप से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, और जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं एटलीस्ट वो दो चार सेंटेंसेस खुद ऑनलाइन जा करके देखेंगे, या दूसरे वीडियोस देख करके वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रूप बनाए जाते हैं, सो दैट आपको एक संस्कृत का जनरल नॉलेज बना रहे। जो लोग वीडियोज इसलिए देख रहे हैं कि उनको संस्कृत का जनरल नॉलेज बना रहे, उनके लिए मेरे वीडियो सफिशियंट होंगे। मैं इतनी चीजें इसमें डालूंगा और इतनी बार रिवाइज करूंगा कि आपके दिमाग में वो चीजें बनी रहेंगी, जो संस्कृत का बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको कही जाती है, जिसको जनरल नॉलेज कहा जाता है संस्कृत का, वो आपके लिए बनी रहेगी, आपके दिमाग में बनी रहेगी। बाकी अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही सलाह है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय अभ्यास के। जो भी पढ़िए अभ्यास करिए, ये भी अभ्यास करिए जो पीछे पढ़ा था, कोई भी चीज पढ़ी थी आपने उसको उठाइए, उसका अभ्यास कीजिए। बिना अभ्यास के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई सफलता बिना अभ्यास के नहीं होती। आप कितनी भी अच्छे तरीके से साइंस पढ़ जाएं, मैथ्स पढ़ जाएं, आपको कितने भी फॉर्मूले आप रट जाएं, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आपको वो चीज प्रैक्टिस में नहीं आएगी, और आप गलतियां करके आएंगे, आपको कुछ याद नहीं आएगा। याद करने के लिए हम बने ही नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करने के लिए बने हैं। यहां तक कि चीजों को समझने के लिए भी हमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। किसी चीज को समझ लेने के बाद हमें वापस उस पे आना पड़ता है। जिस तरीके से समझा था, उस समझे हुए तरीके पे हमने क्या समझा था, उस पे मनन करना पड़ता है। जहां पर चीजों को समझना होता है वहां पर मनन करना, चिंतन करना कि ऐसा क्यों कहा गया, उसके विषय में खोजना, ये समझने वाली चीजों का या लॉजिकल चीजों का अभ्यास कहा जाता है। हर चीज का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। ये आपका अपना अनुभव भी है, ये हर किसी का अनुभव है। कुछ भी कर लें, आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा परफेक्शन आ जाएगा कि आप चीजों को अगर एक बार भी पढ़ते हैं तो लंबे समय तक याद रखने की क्षमता विकसित हो जाएगी। ठीक है, फिर अभ्यास थोड़ा कम करना पड़ेगा। फिर एक दिन ज्ञान आपके जीवन में रच बस जाएगा, फिर आप चीजों को एक बार देखेंगे, चीजों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे। इंफॉर्मेशन जो आपके सामने आएगी उसे कनेक्ट करके देखना सीख जाएंगे। तो कुछ भी आपको याद करने का नहीं रह जाएगा, केवल और केवल समझने की चीज रह जाएगी। आप जो है इस संसार में अपने विचारों के साथ और संसार के विचारों के साथ अपने आप को जोड़ने लगेंगे। उन विचारों के साथ आप खेलने लगेंगे, आपको घबराहट नहीं होगी। ज्ञान एक ऐसी चीज है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर आत्मविश्वास भरता ही भरता है। ठीक है, आपके पास ज्ञान ना हो, आपने अपने भीतर कुछ विकसित ना किया हो, तो आपको डर लगेगा जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ेंगी। लेकिन अगर आपके भीतर कुछ है, कोई कला है, कुछ भी है, आपने अपने ऊपर काम किया है, तो बिगड़ने दीजिए स्थितियां, आने दीजिए उन्हें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आई होप कि आपको आज का वीडियो इसमें जो हमने विसर्ग संधि के बारे में समझा वो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।